फ्रेंड्स नमस्कार। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट चैनल है, इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया के, जापानी इंसेफ्लाइटिस के, फील पाँव के, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस के। तो सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखने के लिए जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? मधुमेह को, तपेदिक को, एड्स को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्स को। तो एलिसा टेस्ट के दौरान जो एलिसा जांच होता है यह बहुत ही सरल परीक्षण होता है और इसमें आजकल आमतौर पर ये किया जाता है। इसमें जांच खर्च भी काफ़ी कम है और इस परीक्षण की सत्यता लगभग 95% तक सत्य होती है। और इस परीक्षण में प्रकाशीय विधि, अगर पूछा जाए कि इस परीक्षण में कौन सी विधि का यूज किया जाता है, तो इसमें प्रकाशीय विधि का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखेंगे कि एलिसा टेस्ट में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाशीय विधि द्वारा रंगों का परीक्षण करके संक्रमण का निर्धारण किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने का यंत्र है टेकोमीटर, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर जो है यह इससे सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन होता है। और बैरोमीटर से वायु दाब का मापन होता है। और टोकोमीटर से अगर देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, नया चीज़ है तो नया चीज़ पे ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। तो ये बोट जो मोटर बोट होता है और वायुयान वायुयान इनके वेग का मापन किया जाता है। इनके वेग का मापन किया जाता है, वायुयान और मोटर बोट के वेग का। तो उसको टेकोमीटर से मापा जाता है वायुयान के वेग। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, उपरोक्त में एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो रियल इसका मापन होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आप इसमें से देखेंगे 98.4 दिया है, 98 दिया है, 98.8 दिया है, लेकिन 98.6 नहीं दिया है। महाधान सुपर राइस विकसित किया था एम एस स्वामीनाथन ने, जी एस खुश ने, एन ई बोरोलाग ने। नेक्स्ट देखेंगे उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी एस खुश ने। जी एस खुश कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने महाधान विकसित किया था। और जी एस खुश को चावल की अनेक किस्मों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि में नेतृत्व हेतु इन्हें एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार पुरस्कार भी 9 अक्टूबर 2006 में दिया गया था इन्हें, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जी एस खोज को इस खोज के लिए। आम की बीज रहित प्रजाति है रत्ना, बॉम्बे ग्रीन, सिंधु, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है बीज रहित पुरस्कार, तो सिंधु। जो आम की बीज रहित प्रजाति है वह है सिंधु। केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया है जल वर्ष, ब्रॉडबैंड वर्ष, भारत जापान मैत्री वर्ष, उपरोक्त में एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। उपरोक्त में एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत ने, केंद्र सरकार ने 2007 को जल वर्ष, ब्रॉडबैंड वर्ष और भारत मैत्री जापान वर्ष, ये तीनों प्रोसेस हुए थे 2007 में। तो नेक्स्ट देखते हैं, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, लहुरा देव, सेनुवार, सोहगौरा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण ये मिला था लहुरा देव में। लहुरा देव में इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो देखेंगे भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन है घघरिया, भीमबेटका, लेखहिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका इसका राइट जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पन सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़,
कालीबंगन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की प्राचीनतम भारतीय बस्ती मेहरगढ़ है। यहाँ के लोग गेहूं तथा जौ उपजाते थे तथा कपास का प्रयोग करते थे और मिट्टी के मकानों में रहते थे तथा कुछ भारतीय स्थल जैसे मेहरगढ़, आमरी, कोर्दी, कालीबंगा, पंजाब और बहावलपुर आदि स्थल जिनमें हड़प्पा पूर्व संस्कृति के तत्व प्रदर्शित किए जा सकते हैं और माना जाता है ऐसा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थीं? शाक्य वंश, कोलीय वंश, लिच्छवी वंश, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी और उनका नाम था माया देवी। माया देवी उनका नाम था और उनके पिता शाक्य वंश से संबंधित थे। उनके पिता उनके पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो उस शासक का नाम देखते हैं, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का राजा हुआ। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं, किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछा जा रहा है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। तो शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से एक पट्टा दिया जाता था जिसमें उसके जमीन का क्षेत्रफल एवं दूसरी बातों के अलावा लगान का जिक्र रहता था और इसके बदले में किसान राज्य को लिखकर एक कबूलियत देता था जिसके द्वारा वह लगान चुकाने की प्रतिज्ञा करता था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां या उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु देवार दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। और 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता, तो वो देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता किया था। और उसके बाद इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी देखेंगे कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किसमें पारित किया गया था। तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्तावित किया गया था। और इसी अधिवेशन में भाग लेने जाते समय गांधी जी का विरोध सरदार भगत सिंह व उनके साथियों को नहीं बचाने का आरोप लगाया गया था। इसके कारण इनका विरोध भी किया गया था और इसी बात को लेकर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। वर्ष 1988 में, सॉरी 28 में, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अगर बात की जाए एचआरए की, तो एचआरए की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्र नाथ ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो इन्होंने एक कानपुर में किया था। एचआरए की स्थापना इन्होंने कानपुर में सन 1924 में किया था। इसी को इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जिसके जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने 1928 में 10 सितंबर को किया था। और ये कहाँ पे किया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई, जिनमें शामिल थे, मतलब इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना,
तारकनाथ दास, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन बुक से उठाए गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, आपको देखते ही पता चल जा रहा होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। जो उपरोक्त में सभी लोग, तीनों लोग थे, वो तीनों इसके संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान लाला हरदयाल सिंह का था, तो इनको ज़्यादा प्रियॉरिटी दिया जाता है। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लखनऊ में जिन्होंने अपना जीवन खोया था, वो उपयुक्त में से एक से अधिक तीनों लोगों ने जीवन खोया था। कार्डमम पहाड़ियां जिनके सीमाओं पर स्थित है वह हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें केरल और तमिलनाडु ये दोनों के सीमाओं पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर की सहायक नदियां हैं जमुनिया, कोनार, बराकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों दामोदर की सहायक नदियां हैं। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है, हुगली नदी की, हुगली की सहायक नदी है। और यहाँ पे और दामोदर की सहायक नदी जमुनिया, कोनार और बराकर तीनों हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार, आंध्र तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। चंबल घाटी भारत का मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? चेन्नई, कांडला, पारादीप, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। कांडला भारत का पूर्वी तट का नहीं है। कांडला यह गुजरात के साइड में पाया जाता है। तो भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह जैसे कांडला, मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मार्मागांव, न्यू मंगलुरु, कोच्चि आदि ये सब पश्चिमी तट पर बंदरगाह हैं। पूर्वी तट के बंदरगाह जैसे कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन ये सब पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो कांडला भारत के पूर्वी तट का नहीं है, पश्चिमी तट का है। यहाँ पे लिख देते हैं, यह पश्चिमी तट का है। और बाकी चेन्नई, पारादीप ये सब पूर्वी तट के हैं। विश्रामपुर जिसके खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, कोयला, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। तो विश्रामपुर महानदी बेसिन उड़ीसा में स्थित है। यह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है तथा उड़ीसा के अन्य कोयला स्थान जैसे तालचेर और संबलपुर भी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए विश्रामपुर के अलावा, तो इसके अलावा तालचेर तालचेर भी कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन से में से कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए गए हैं। यह शैलें कुडप्पा क्रम के बाद निर्मित हुई हैं। विंध्याचल क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण ये विंध्य क्रम के नाम से विख्यात हैं। तो गोंडवाना तंत्र के मुख्य कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, यहाँ पे लिख लेंगे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र यहाँ का फेमस है, ये भी कोयला क्षेत्र। और इसके साथ साथ सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, ये सब गोंडवाना तंत्र के मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों से संबद्ध रखता है। जो रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप से भी, ज्वालामुखी से भी और प्रशांत महासागर से भी। तो प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया कंपाला से, सोमाली गणराज्य कांगो से,
रवांडा युगांडा से, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में एक से अधिक, क्योंकि ये जो सभी देश दिए गए हैं ये सभी देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सब अफ्रीकी देश हैं, ये सब अफ्रीकी देश दिए गए हैं। ऊपर सभी देश जितने भी दिए गए हैं वो सब अफ्रीकी देश हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निषेध तत्व, उद्देशिका, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीति जन्मपत्री, उद्देशिका को के एम मुंशी ने क्या बोला था? के एम मुंशी ने कहा था राजनीति जन्मपत्री, राजनीति जन्मपत्री। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। तो ये इसका वर्णन अनुच्छेद 111 में किया गया है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, या विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और देखेंगे भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों का वास्तविक अध्ययन तथा पुनर्विलोकन करने के लिए मार्च 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति श्री रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में, पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में, तो रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में, सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग, अन्य कौन थे, तो पी शिवरामन थे तथा एस आर सेन की उपस्थिति में इसकी स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णय का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।